दोस्तों, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज मैं अपने वरिष्ठ अग्रज, अपनी पसंद के प्रिय कवि बली सिंह जी के साथ हूँ। साथियों, बली सिंह जी को हम लोग लगातार सुनते, गुनते, पढ़ते रहे हैं और बहुत कुछ उनसे सीखा है। एक संघर्षशील, जुझारू, ईमानदार, जनवादी कार्यकर्ता के रूप में तो हम सब उन्हें चिन्हते पहचानते ही हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे स्वभाव से शर्मीले, संकोची, बेहद संवेदनशील कवि हैं। कॉलेज के दिनों से, एमए के दिनों से एमफिल करते हुए लगातार हम लोग उन्हें घेर कर, उन्हें रोक कर उनकी कविता सुनते थे और अपनी कविताई में वे बहुत कुछ संघर्ष की, प्रतिबद्धता की, ईमानदारी की और जूझने की, जागृति की, चेतना की सीख देते थे और हम लोग लगातार उनसे ये सीखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ते गए और हम भी उस जनवाद को चिन्ह पाए, समझ पाए, जन को समझ पाए और उनकी कई कविता संकलनों से रूबरू हुए। उनकी कविता जो खासी चर्चा में रही, घर न हुआ कुआं हो गया, दरअसल उनकी शैली में एक चुटीलापन भी है। कविताएं सुनाते हुए भी वो रीझ कर सुनाते हैं, खींच की कविता। मैं प्रायः ऐसा कहा करती हूँ उनके लिए। अभी हाल ही में उनका एक कविता संग्रह भी आया है और हम सब ने उसे देखा, पहचाना। उसके भीतर की अनुगूंज को, जो उनके तमाम और संकलनों से थोड़ा सा अलग है, उसे भी आज मैं चिन्हित करने की कोशिश करूँगी। साथियों, कुछ औपचारिक परिचय भी बली सिंह जी का होना चाहिए, चूँकि यहाँ मेरे शोधार्थी जुड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि बली सिंह जी से आप सब भी उसी तरह से रूबरू हों जिस तरह की मैं हूँ। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय से इनकी सारी पढ़ाई हुई है, एमए, एमफिल, पीएचडी इन्होंने की। इनका एक संयुक्त कविता संग्रह रहा, आस्था की कविताएं। अष्टाक्षर में भी सम्मिलित प्रयास से ये संयुक्त कविता संग्रह रहा। आँखों की हदों से ये इनका अपना कविता संग्रह। नवजागरण और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना की पुस्तक है। कविता की समकालीनता भी इनकी आलोचना की पुस्तक है और तमाम कंटेम्प्ररी सोशल और लिटरेरी तमाम मैगजीन्स में बली सिंह जी की कविताएं और इनके आलोचनात्मक लेख, टिप्पणियां लगातार प्रकाशित होती रहती हैं। साथियों, ये प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग किरोड़ीमल कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरा परिचय इनसे पुराना है विद्यार्थी जीवन से। प्रिय कवि हैं और शोधार्थियों, आप उन्हें पढ़ें, गुनें और समकालीन पाठ्यक्रम में जो और कवि आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ तुलनात्मक इनको हम विवेचित करेंगे। पहली कविता जो मुझे पसंद आई, ठहरा हुआ वर्तमान। इनके खेतों में भले ही फुदकते हों खरगोश, कुलांचे भरते हों हिरण या कूदती हो नीलगाय, पर इनका वर्तमान तो कछुए से भी गया बीता है। सांड की मानिंद जैसे अड़ गया हो, सांड की मानिंद जैसे अड़ गया हो, एक ठहरा हुआ वर्तमान जैसे पसरा पड़ा हो खूंडों और खूंटों में। इनके यहाँ की फसलें लदी पड़ी हैं कर्ज और मर्ज के बोझ से। इनके यहाँ की फसलें सहमी हुई हैं छुट्टे जानवरों की जमात से, उगाहीदारों की आंख से, अफसरों की लात से और आफतों की रात से। इनके यहाँ के पेड़ों का सबसे अनोखा फल है आदमी, जो लटका मिलता है मुंह अंधेरे। जो संत्रास, घुटन और पीड़ा चहुओर परिवेश में पसरी है, जो सर्वग्रासी राजनीति लगातार पर्यावरण में प्रदूषण की तरह फैलती जा रही है, जो दंश, जो पीड़ा, जो यातना, जो वंचना इंसान को इंसानियत से दुरदुरा रही है,
इंसान लगातार गिर रहा है, वहाँ उस दौर में कहाँ से फसलें होंगी, नस्लें होंगी, और जो फसलें और नस्लें होंगी उनके यहाँ इसी तरह की मैं तो इसे जंगल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जंगल का भी अपना एक अनुशासन होता है, एक शासन होता है, एक तंत्र होता है, एक अपना नियंत्रण चलता है। बेकाबू और लगातार पूरे वर्तमान में जो ठहर सा गया है, सड़ रहा है, बजबजा रहा है, उसकी बात बली सिंह करते हैं। एक दूरदर्शी की तरह वे कर्ज और मर्ज का बोझ देख पा रहे हैं। वे लगातार छीजते और खींचते आदमी और आदमी की जात और उसके कमासुत होने की कष्ट को, उसकी पीड़ा को देख रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि मुट्ठी भर ताकतवर शक्तिशाली लोग, जिनके पास साधन, सुविधा, सत्ता का गुरूर है, वर्चस्व है, वो लीले जा रहे हैं पूरी मानवता को, मानवीय विवेक को, और उनके इस लीलने से पूरी इंसानियत की जात और जमात पर आफत बन पड़ी है। और अब आप देखें कि ये मुट्ठी भर लोग सोचते ये हैं कि इनके पास बड़ी कुव्वत है, बड़ी काबिलियत है, इनके एक आँख के इशारे से सब ठहर सा जाता है, सबको अपने वश में कर लेने का इनके पास नियंत्रण शक्ति है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बली सिंह जी इस अंधेरे को, इस गहराते अंधेरे को चीर कर दरअसल बताना चाह रहे हैं कि पहचान सको तो पहचान लो कि ये जो कुछ तुम्हारे साथ घट रहा है, ये इस कुचक्र को पहचान सको तो पहचान लो, और अब भी आँख खुले तो चिन्हो, जानो कि ये वर्तमान जो ठहर गया है, ये किसी भविष्य को आने नहीं देगा, किसी भविष्य की कल्पना यहाँ नहीं की जा सकती। तो आप कहाँ हैं, किस तरफ हैं, किसकी पक्षधरता निभाह रहे हैं? अगर तटस्थ हैं तो माफ़ नहीं किए जाएंगे, और जिसके साथ हैं उसके साथ अगर मुखर नहीं है, दांव पेच में हैं, तो शिनाख्त होगी और पकड़े जाएंगे। दूसरी कविता है साथियों, सुना है आसमान में चांद तारे भी नहीं दिखे आज, सुना है नागरिकता का नया कोई कानून आया है, सड़कें और गलियां भर गईं तमाम, सुना है लोगों का नया कोई जुनून आया है, बाहर ही कटेंगी सर्द रातें अब, सुना है छात्रों का नया कोई इम्तिहान आया है, कपड़े पहनो संभल कर अब, कपड़े पहनो संभल कर अब, पहचान का, सुना है पहचान का नया कोई फरमान आया है। तो ये सुनने में एक खबरदारी है, एक चेतावनी है, और चुनौती तो है ही। चेतावनी ये है कि मुझे जो सुनाई दिया है ये सच है, और इस सच पर यकीन करने का मन तो नहीं करता, लेकिन इस फरमान पर यकीन करने का तो मन नहीं करता, लेकिन ये कानून, ये फरमान, और ये जो नए तरह का जुनून है, और ये जो नए तरह का इम्तहान है, ये शिनाख्त कर रहा है, ये नए ढंग से पहचान कर रहा है लोगों की। और ये रच बस गया अगर हमारे जुनून में, हमारे जोश में, तो हम होश खो बैठेंगे। ये जो नया बदलाव आ रहा है, बली सिंह जी इसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि ये बदलाव जो आ रहा है ये कितना विकास लाएगा, और विकास के नाम पर कितना सत्यानाश होगा। और सदियां ही नहीं, सदियों में पलने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बाखबर रहें, उनको चेतावनी देती है कविता, उनको बताती है कि जो मुझे सुनाई दी है बात, उससे खबरदार कर रहा हूँ। जो बात मेरे कान तक आई है कल सब जगह पसर जाएगी, तो तुम पहले से इसके लिए सावधान हो जाओ कि ये जो नई तैयारी हो रही है, जो राजनीति के बहाने राजनीति की जा रही है, जिस राजनीति को हमें वर्ग से, समूह से, समुदाय से, लिखने पढ़ने से, हमारी
वैचारिक प्रतिबद्धता से, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी से लगातार जो साजिश चल रही है बली सिंह, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। ये तीसरी कविता है साथियों, कल की सवारी। काल की सवारी। आज मुझे 75 पार कई लोग मिले और कईयों को तो मैंने बधाई भी दी जन्मदिन की। आज मुझे 75 पार कई लोग मिले और कईयों को तो मैंने बधाई भी दी जन्मदिन की। फेसबुक पर जो दिखे वे वाकई बधाई की पात्र ठहरे। इतने सालों तक डटे रहे, करते रहे काल की सवारी। इनको कोई दिक्कत है ही नहीं, इनकी दिक्कत इनकी उम्र ही है बस। जो हम उम्र थे वो तो छोड़कर चले गए, जो हम उम्र थे वो तो छोड़कर चले गए। अकेले रह गए कई, कुछ जो साथ चले नप गए रास्ते में ही। जो खेले साथ रिटायर हर्ट हुए। कितने ही मंजर कितने इनके सामने आए और गए, पर ये नहिले कर रहे हैं काल की सवारी। साथियों, मैंने कहा ना कि बली सिंह जी की गंभीर कविताएं जो बड़ी गहराई से गंभीर प्रॉब्लम एरियाज को छूती हैं, गंभीर मुद्दों को उठाती हैं, उनको जिनको लोग अनछुआ अनटच कर रहने देते हैं, जिसके ऊपर बात करने से लोग कतराते हैं, बली सिंह जी ऐसी विषयों को भी उठाते हैं कि प्रपंच सा रचा जा रहा है सब तरफ, जैसे खिलवाड़ हो गया हो, जैसे जीवन जिंदगी भरपूर जीना, जिंदगी सार्थक जीना, जिंदगी को मायने देना, जिंदगी को बेहतरीन ढंग से किसी के सद्भाव सहयोग और किसी के हित में जिंदगी का काम आ जाना, अब वो कुछ लाजमी नहीं रहा। अब तो जिए जा रहे हैं और जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो वर्चस्व के खेल में हैं, जो ताकत हैं, वो क्रूर और हिंसक हैं और वे उम्र पर भी सवारी कर रहे हैं, काल पर भी सवारी कर रहे हैं। जो जुझारू थे, जो संघर्षशील थे, जो मेहनत कश थे, जो लगातार छीजते गए, खर्च होते गए साथ के लोग, और ये हैं कि जैसे कोई रसायन वटी खाई हुई है इन्होंने, जैसे कि इन्होंने हमारे यहाँ कहते हैं ना, अमर का चाउर खा के आए हैं, अमरत्व पा लिया है इन्होंने, क्योंकि इनको अपनी शक्ति के आगे, अपने रुतबे के आगे, अपने रसूख के आगे जैसे लगता है कि ये सपर सवार हैं, इनके हाथ में सब कुछ है, नेतृत्व की बागडोर है। तो ये कुशल शासक हैं और शासन ही चलता रहेगा इनका ताउम्र आखिरी सांस तक, और काल पर भी ये सवारी करेंगे, जैसे कि ये काल को भी जीत कर आए हैं। ऐसे लोगों पर को मुंह चढ़ाती हुई ये कविता, बेहतरीन कविता थी शोधार्थियों। आप देखें, अगली कविता है पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ। पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ, करते रहो मीलों यात्रा, पहाड़ दर पहाड़। लोग करते हैं समुद्र मंथन में पृथ्वी भी मथित हुई। लोग कहते हैं समुद्र मंथन में पृथ्वी भी मथित हुई। सिर्फ जल ही नहीं, पृथ्वी के ही फल फूल हैं ये पहाड़। पहाड़ ही पहाड़ है, सिर्फ जल ही नहीं, पृथ्वी के ही फल फूल हैं ये। पेड़ पौधे इत्यादि तो समुद्र में ही छूट गए। पेड़ पौधे इत्यादि तो समुद्र में ही छूट गए। इन सब से तो निर्मूल है ये, पर अपने बाकी सहचरों को संग लिए बैठे हैं। आग को बसाए अपने भीतर, आग को बसाए अपने भीतर, जल को पैठाए अपने सिर पर, और बाहों में भरे एक दूसरे को साथ लिए गुफाओं में बैठे हैं। मिट्टी से संवारते हैं अपने रूप रंग ये, मिट्टी से संवारते हैं अपने रूप रंग ये। कहीं है भूरे तो कहीं लपेटे भभूत और काली पीली राख, कहीं लाल तो कहीं नीले हैं, कहीं बैंगनी तो कहीं है हरे। इतने सारे रंगों में डूबे ऊँघते हैं मस्त मलंग ये।
पहाड़ ही पहाड़ हैं यहाँ, करते रहो मीलों यात्रा, पहाड़ दर पहाड़। तो पर्वत के विविध रूप केवल पर्वत के रूप नहीं है, ये तमाम रंग जो गिनाए बलि सिंह जी ने, इन पर जो छाजी है, जो छाई हुई है, जो सज धज रही है, इनके भीतर की संभावना, इनके भीतर जो ये रचाए हैं, बसाए हैं, सजोए हैं, कहीं आग है तो कहीं वनौषधियाँ हैं, तो कहीं जल है तो कहीं ज्वाला है, तो हर तरह की चीज़ को अपने में समोए हुए ये खड़े हैं वक्त के फिराक पर, ये खड़े हैं उद्दंड हुए, और ये विविध रूप हैं। जहाँ देखता हूँ अपने वर्चस्व के साथ, अपने तने के साथ, अपने अडिग होकर, अटल होकर जमे ही हुए हैं, टिके ही हुए हैं, डटे ही हुए हैं। पर्वत की जितनी संभावनाएं हैं, पहाड़ की जितनी संभावनाएं हैं, बलि सिंह जी वो सारी संभावनाएं लेकर आते हैं। कहते हैं कि बहुत कुछ पुष्प पादप पौधे पत्ते निर्मूल वो सब जल में रह गए, लीन हो गए उसी में, और ये है कि अपने सहचरों के साथ अडिग बैठे हुए, भीतर ज्वाला दबाए हुए। पहाड़ दरअसल प्रतीक है, ये पहाड़ गुफाओं में बैठा है, एक दूसरे को संवार रहा है, एक दूसरे का रंग रूप निखार रहा है, अलग अलग रंगों में, अलग अलग साज सज्जा के साथ खड़ा है, तना हुआ है, और अडिग और अटल और अडोल है। ये व्यक्तित्व है, ये पहाड़ नहीं है। ये तमाम तरह के भी व्यक्तित्व हैं जो समाज में बलि सिंह जिनको देखते हैं और सिंबॉलिक प्रतीक के रूप में इनको पाते हैं कि किसी में कुछ भरा हुआ है, किसी में कुछ भरा हुआ है, ये तना ही हुआ है, ये अकड़ा ही हुआ है, ये डोलता ही नहीं, ये हिलता ही नहीं, ये आग लिए हुए है, ये आग लिए हुए है, ये रंग बदलता है, ये भूरा है, ये मटमैला है, ये नीला है, ये पीला है। तो बलि सिंह जी दरअसल उन सारी संभावनाओं को इस कविता में पिरो देते हैं। अगली कविता आए प्रेत बड़े व्यापारी, जैसे वो एक कविता की पंक्ति गूंजती हो हम सभी साहित्य के विद्यार्थियों में, शोधार्थियों, आपने आयो घोष बड़ो व्यापारी। तो यहाँ मुझे वही रिदम, वही धुन, वही जो बलि सिंह जी की शैली भी है कि वे एक लय तुक ताल कविता में पैदा करते हैं। इनकी गद्यात्मक कविताओं में भी, गंभीर कविताओं में भी वो लय विद्यमान रहती है, और यहाँ भी है। ये किसी के पास कुछ रहने नहीं देंगे, ये किसी के पास कुछ रहने नहीं देंगे, लगता है जैसे सब कुछ छीन लेंगे, लोगों का बचा खुचा दाम, काम वालों से उनका काम, यहाँ तक कि बेकारों से उनका चाम, ये किसी के पास उसका नाम तक नहीं रहने देंगे, लगता है जैसे कि ये सब कुछ छीन लेंगे। वो लय जो नहीं कहा गया वो दरअसल उन डॉट डॉट डॉट्स में, पंक्तियों में, उन उस रिक्त स्थान में रहा। ये सदियों के भूखे हैं, सदियों से लगी है इनको प्यास, लोगों से इनकी ताल, जंगल, आकाश और पाताल, यहाँ तक कि पहाड़ों का जानो माल, ये किसी के पास उसकी आस तक नहीं रहने देंगे। लगता है जैसे सब कुछ छीन लेंगे। डॉट 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 में है, वो कहा नहीं जा रहा बार बार, पर वो रिदम में, लय में विद्यमान है। ये संसार के सबसे दुखी जीव हैं, ये संसार के सबसे दुखी जीव हैं, इनकी पीड़ा है अबूझ, लोगों से उनकी निडरता और विश्वास, खाना पीना खास, यहाँ तक कि हास व परिहास, ये किसी के पास उसकी सूझबूझ तक रहने नहीं देंगे। लगता है जैसे सब कुछ छीन लेंगे, लगता है जैसे सब कुछ छीन लेंगे। ये कविता बेहतरीन है, बेहिसाब बेहतरीन, बेशकीमती कविता है। ये उनके मुंह से कभी सुनिए जनाब। तो वो कह ये रहे हैं कि इस तरह की ब्लॉटिंग इमेजेस भी हैं, इस तरह के ब्लॉटिंग पर्सनैलिटीज भी होते हैं, इस तरह के खबती सोख्ता व्यक्तित्व भी होते हैं जो लोगों की ऊर्जा, ओज, जोश, उनका आब, दाब, रुआब सब छीन बैठते हैं।
उनकी आस प्यास, उनका स्वप्न, उनका रहन सहन, उनका जीना, उनका ओढ़ना बिछौना सब छीन सकते हैं। वे उनकी दाम लगाते हैं, वे उनकी अस्तित्व को, व्यक्तित्व को, उनकी निजता को, उनकी बोली भाषा को चमड़ी तक नहीं रहने देते। सब कुछ जब छीन चुके होते हैं, झपट चुके होते हैं, लील गए होते हैं, तो चाम तक नहीं रहने देते हैं, चमड़ी के भीतर घुस जाते हैं। ये ऐसे खपती लोग हैं, ऐसे सोख्ता लोग हैं। ये इनकी भूख प्यास, आदिम भूख प्यास, ये मानवेतर शक्तियां हैं। दरअसल ये इन्हें मनुष्य नहीं कहा जा सकता, इनके पास वो मानवीय विवेक नहीं है, इनके पास वो सोच समझ नहीं। ये मानव चोले में घूमते हैं रंग रूप बदलकर, पर ये मनुष्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ये इनकी जो आदतें हैं, इनकी जो फितरत है वो पाशविक है, वो क्रूर है, वो हिंसक है, वो आतताई है। तो वो लोगों की तलाश में रहते हैं, लोगों के फिराक में रहते हैं, उनकी भूख प्यास, ओज आस प्यास सब छीन लेते हैं, धरती आकाश एक कर देते हैं। और जब कुछ नहीं किसी के पास बचता, क्योंकि ये वो सैडिस्ट लोग हैं, वो खुद दुख में रमे हुए दिखते हैं, दिखाते हैं अपने को, और लेकिन खुद को पीड़ित कहते हैं दरअसल, और सबकी पीड़ा का कारण बनते हैं। सबकी कष्टों, सब दूसरों को कष्ट देकर दरअसल इन्हें जो आनंद मिलता है वो एक क्रूर, एक आतताई, आतंकी आनंद है। ये तो लोगों के चेहरे से उनकी हंसी गायब कर दें, आंखों से पानी गायब कर दें। ये लोगों के भरोसे से खेलते हैं, लोगों के विश्वास से खेलते हैं, लोगों के भय को और रीढ़ को, निर्णय लेने की क्षमता तक को ये कष्ट पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं। ये बड़े चालाक और शातिर लोग हैं, ये किसी को उसके जैसा नहीं रहने देंगे, तब्दील करने पर जुटे हुए हैं ऐसे कुछ खपती लोग। और आप पहचानिए, इनकी शिनाख्त कीजिए, इन्हें खोजिए, आपके पास आसपास ही होंगे जो सब कुछ छीन लेंगे। बली सिंह जी की 5 कविताओं के बाद भी प्यास नहीं बुझती, नन्ही सी एक छोटी सी उनकी प्रेम कविता, जिसके लिए वो बहुत जाने माने और पहचाने जाते हैं। 2-3 पंक्तियों की ये कविता है, ये तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। प्रेम से लबालब हर शब्द जैसी प्रेम और परवाह परोस रहा है। धूप सी खिली हो, प्रकृति नहीं है साथियों, यहाँ कोई स्वच्छंदता नहीं है, कोई मनमानी नहीं है, कोई शोध बोध नहीं है, निरा प्रेम है। निरा प्रेम चिन्हने का अपना ही आनंद है। धूप सी खिली हो, दरवाजा हिला जैसे तुम आई हो, दरवाजा हिला जैसे तुम आई हो, और हवा ने ऐसे छुआ जैसे तुमने छुआ हो। फिर देखा तुम तो बाहर, धूप सी खिली हो, धूप सी खिली। शुक्रिया।